बघेल जी को किसानों का हमदर्द नेता कहा जाता है और राजनांदगांव लोकसभा से लड़ने के पीछे उनका बहुत बड़ा कारण है। और मधुसूदन यादव के साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ है। सर्वे रिपोर्ट साथ नहीं दे रही, अंतरात्मा साथ नहीं दे रही है। किसी के साथ व्यक्तिगत आज संतोष पांडे पूछ लो कि 51 वार्ड के पार्षदों का नाम तो नहीं बता पाएंगे। कांग्रेस में रह के हमको कोई मदद नहीं मिल पाई, तो इस बार तो भैया हम लोग साथ देने वाले नहीं। ये सब बातें आती थी छन के जी। तो क्या इस तरह भी भीतर घात का एक सीन रहेगा तो आपको कि अभी मोदी लहर या मोदी आंधी है, तो उसमें ऐसा होगा कि चलिए मान लीजिए एक आध सीट चलिए भूपेश बघेल जी की एक इस्लाब के चलते अगर विधानसभा की स्थितियों को देखा जाता तो इस्लाब से भी राजनांदगांव में फायदा होना चाहिए था। गिरीश देवांगन जी को हार का सामना करना पड़ा था पिछले। अभी क्या लग रहा है जो भूपेश बघेल जी का सामना होगा इनसे क्या स्थितियां बनेंगी? जैसे आपने एक तरफ उनकी नेगेटिविटी बताई, तो आपको इधर से क्या ऐसा लगता है कि ये मोदी जी का देन है, केंद्र शासन का देन है, जो मतलब कहना चाहिए चाहे हाईवे की बात हो चाहे निश्चित तौर पे डंके के चोट में बोल सकता हूँ कि भाजपा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नाराज है। यादव जी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उनकी राजनीतिक यहाँ पर पकड़ या फिर जो क्रियाशीलता रही है राजनांदगांव को लेकर कैसी रही थी? मधुसूदन यादव जी को इवन मीडिया से भी वो भागते और छुपते नजर आए 5 साल। उनके व्यक्तिगत छवि के कारण राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और चारों तरफ जो नेताओं की गहमा गहमी है, बैठकों का दौर है और लोगों से मेल मिलाप का दौर है, वो लगभग शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, तुलसी चौक कहते हैं इस एरिया को, और राजनांदगांव लोकसभा सीट में आता है। नांदगांव शहर का एक इलाका है और यहाँ से जो सीट है उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल साहब, उनका सीधा मुकाबला है भाजपा के एक जो पूर्व सांसद रहे हैं संतोष पांडे जी, उनके साथ। भाजपा ने उनको दूसरी बार सांसद की टिकट दी है और उसके पहले वो यहाँ की जो जिला बॉडी थी भाजपा की उसमें वो काम कर चुके हैं। तो भूपेश बघेल एक सेलिब्रिटी चेहरा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका सामना जो है विधानसभा चुनाव में विजय बघेल के साथ हुआ था। हालांकि विजय बघेल ने भी उस चुनाव में उनको बहुत टक्कर दी थी, लेकिन ओवरऑल जीत भूपेश बघेल जी की हुई थी। पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास जताया है भूपेश बघेल जी पे। हम ये कोशिश करने को आए हैं, यहाँ समझने को आए हैं कि आखिरकार ये जो चुनाव है दिलचस्प मोड़ पे कैसा रहेगा, कौन किसका पलड़ा अभी भारी नज़र आएगा। पिछले चुनाव में यहाँ से गिरीश देवांगन चुनाव लड़े थे विधानसभा में और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो परिस्थितियाँ चेहरों को भी देखकर बदलती हैं, जो रोज़ाना स्ट्रेटजी राजनीतिक दलों की हो रही है उसको भी देखकर बदलती रहती है। इन सारी परिस्थितियों पे बातचीत करने के लिए मैं एक पत्रकार महोदय हैं जो यहाँ काफ़ी समय से पत्रकारिता करते हैं, दिनेश जी उनका नाम है, और दिनेश नामदेव। तो मैं कोशिश करूँगा कि दिनेश नामदेव जी से बात हो पाए, इन सारे विषयों को समझने की कोशिश करेंगे, राजनांदगांव का जो परिवेश है। दिनेश भैया नमस्कार। दिनेश भैया ये बताइएगा कि राजनांदगांव में क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी जो राजनीतिक सरगर्मी हो रही है उसको देखकर? राजनांदगांव में भाजपा के जो उम्मीदवार हैं संतोष पांडे जी दूसरी बार रिपीट किए गए हैं पार्टी से, लेकिन उनके व्यक्तिगत छवि के कारण राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। आपने व्यक्तिगत छवि को सामने रखा है, क्या ऐसी बात आ रही है जिसको लेकर यहाँ के लोग या आप जैसे समझदार लोग जो पत्रकारिता करते हैं वो लोग समझ पाते हैं? कारण उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि संतोष पांडे जी मीडिया के किसी लोगों को 5 साल में किसी भी प्रकार का जानकारी देने के नहीं बुलाए, कोई प्रेस वार्ता नहीं किए, वो कार्यालय में बुला के इवन मीडिया से भी वो भागते और छुपते नजर आए 5 साल। और जहाँ तक पार्टी की बात रही तो भाजपा पार्टी का आम कार्यकर्ता भी उसको टिकट देने के नाम से खुले रूप से नाराज है, लेकिन वो पार्टी की मजबूरी के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। और रही बात तो यादव समाज का इतना बड़ा जनसंख्या और यहाँ पे मतदाता जो हैं राजनांदगांव जिले में खास करके, और मधुसूदन यादव के साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ है। सर्वे रिपोर्ट में भी मधुसूदन यादव सबसे आगे थे, तमाम चैनलों के सर्वे रिपोर्ट में मधुसूदन यादव जी आगे थे। मधुसूदन यादव जी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उनकी राजनीतिक यहाँ पर पकड़ या फिर जो क्रियाशीलता रही है राजनांदगांव को लेकर कैसी रही थी? मधुसूदन यादव जी को मैं जब
पार्षद थे उस समय से जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे, राजनीतिक तौर पे और एक पत्रकारिता की दृष्टि से मधुसूदन यादव इतने मिलनसार व्यक्ति हैं कि उनके यहाँ आज भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बराबर आदमियों का रेला लगा रहता है, जो प्रतिदिन उनकी समस्याओं को समझते हैं और अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य अनुसार वो सुलझाते हैं। यही कारण है कि आज आम जनता से जुड़ के जो मधुसूदन यादव जी शुरू से रहे हैं और आज तक जो करते आ रहे हैं, अभी भी उनके यहाँ नियमित रूप से सांसद नहीं रहे, उसके बाद भी विगत 5 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं रहा जो उनके घर में दरबार ना लगता हो। तो मधुसूदन यादव जी की टिकट कटी है एक प्रकार से माना जाए, तो क्या ये नाराज़गी, इसका गुस्सा जो है ये संतोष पांडे जी के टिकट को लेकर जो अंदरूनी कला है भाजपा की वो हो पाएगी क्या, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे डंके के चोट में बोल सकता हूं कि भाजपा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नाराज है। पार्टी ने इनको प्रत्याशी जरूर बनाया है, लेकिन पार्टी के मतलब कहना चाहिए पार्टी से बगावत ना करने के कारण भाजपा से जुड़े हुए लोग मजबूरी में इनका मतलब प्रचार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अंतरात्मा साथ नहीं दे रही, अंतरात्मा साथ नहीं दे रही है। किसी के साथ व्यक्तिगत आज संतोष पांडे पूछ लो कि 51 वार्ड के पार्षदों का नाम तो नहीं बता पाएंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी। आप भाजपा के पार्षदों का नाम पूछ लीजिए उनको, अभी कितने पार्षद हैं आपके राजनांदगांव में, वो सबका नाम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, विकास कार्यों के नाम पर संतोष पांडे जी का पिछला कार्यकाल क्या रहा है? ये तो हुई व्यवहारिकता की बात। विकास कार्य एक सांसद से काफ़ी कुछ जनता अपेक्षा रखती है, कुछ डैम हो, पुल पुलियों का निर्माण हो, सड़क हो, नाली हो और बहुत सारी मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर कितने नंबर दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल, उस मामले में मैं बोलूँगा कि उनको नंबर तो क्या, मैं 0 ही बताऊँगा कि कोई कार्य ही नहीं किए हो। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा में वर्तमान में 3 जिले हैं, 2 नए जिले बने हैं और लोकसभा राजनांदगांव में जो कवर्धा जिला पहले से अलग हुआ है उसको मिला के अब 4 जिले हो गए। राजनांदगांव लोकसभा में 4 जिले आते हैं, लेकिन चारों जिले में एक भी जगह उन्होंने केंद्र में सरकार रहते हुए कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं किया। राजनांदगांव में बीएनसी मिल के एवज में कुछ खुलने का था, चला आ रहा था, वो भी आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया और ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है भाजपा की बोले या संतोष पांडे की बोले राजनांदगांव लोकसभा को लेके, तो कोई खास उपलब्धि नहीं है संतोष पांडे की। जो भी उपलब्धि है मोदी जी का देन है, केंद्र शासन का देन है, जो मतलब कहना चाहिए चाहे हाईवे का बात हो, चाहे फ्लाईओवर का बात हो, है ना, चाहे मतलब 4 लेन सड़कों की बात हो। आज भी राजनांदगांव में देखा जाए तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में जैसे अपन इधर से ले नए जिले को जो होके निकलती है 2 जिले, राजनांदगांव से खैरागढ़ और कवर्धा, ये 4 लेन अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि प्रतिदिन वहाँ पे 2, 4, 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं। राजनांदगांव से खैरागढ़ और कवर्धा रूट में प्रतिदिन आप पुलिस रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए 5 से 10 एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं। अच्छा, क्राइम कंट्रोल कर लेकर भी एक सियासत की दखल रहती है। जैसे कोई क्राइम किसी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ता है तो एक सियासतदार जो रहता है उसको नियंत्रण के लिए समय समय पर पुलिस विभाग की बैठकें लेता है और वहाँ पर नियंत्रित करने की कोशिश करता है। विकास कार्यों की बातें आपने बताई, क्या अपराध नियंत्रण मुक्त समाज के लिए भी उनके प्रयास कैसे रहे हैं? अपराध नियंत्रण की बात करें तो अब मैं आपको अपने से लेकर सीधा उदाहरण दे दूं कि संपादक हूं, किसी भी प्रकार का जांच पड़ताल किए बगैर मुझे जेल में ठूस दिया जा रहा है। ये राजनांदगांव क्राइम की स्थिति है, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा वो आप समझ सकते हैं। जैसे कि भूपेश बघेल जी का यहाँ से चुनाव लड़ना, अब जैसे कांग्रेस सरकार पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ हार चुकी है, अब उसके पास में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का एक समझ लीजिए कि एक पिटारा है वो लगभग बहुत सारा चीज़ों से खाली हो चुका है। चेहरे नहीं मिल रहे थे अभी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को, ये भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन कई जगहों पे मजबूरीवश भी जो इंटरनल बात होगी तो आती है छन के। अभी क्या लग रहा है जो भूपेश बघेल जी का सामना होगा इनसे, क्या स्थितियां बनेंगी? जैसे आपने एक तरफ उनकी नेगेटिविटी बताई, तो आपको इधर से क्या ऐसा लगता है कि कुछ बैकअप बूस्टअप उन्हें मिल सकता है? देखिए, भूपेश बघेल जी को किसानों का हमदर्द नेता कहा जाता है और राजनांदगांव लोकसभा से लड़ने के पीछे उनका बहुत बड़ा कारण है, जो शायद वो स्वयं आने वाले समय में प्रेस वार्ता में बताएंगे। और जहाँ तक मैं समझा हूँ भूपेश बघेल जी को,
तो उनको चुनावी लाभ राजनांदगांव में इसलिए मिलेगा क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा में 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। अच्छा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, भूपेश बघेल जी ने 2 जिले का निर्माण किया है राजनांदगांव में। 2 नए जिले बनाए उन्होंने, मोहला मानपुर और एक इधर खैरागढ़ छुई खदान। तो वो दोनों जिलों का नए जिले बनाने का लाभ मिलेगा उनको। लेकिन इस लाभ के चलते अगर विधानसभा की स्थितियों को देखा जाता तो इस लाभ से भी राजनांदगांव में फ़ायदा होना चाहिए था। गिरीश देवांगन जी को हार का सामना करना पड़ा था पिछले विधानसभा, भी ज़्यादा दिन नहीं हुए। जिले वगैरह तो जो निर्माण है या गठन है तो काफ़ी पहले हो चुका था। नहीं, गिरीश देवांगन जी को तो उनके अपने लोग निपटाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा माहौल था गिरीश देवांगन जी का। गिरीश देवांगन जी का मैनेजमेंट जो था, फंडिंग था, उसको पूरा जो जिम्मेदार लोग थे वो दबा दिए। उसके कारण गिरीश देवांगन को हार का सामना करना पड़ा। इवन बूथ मैनेजमेंट तक के पर राशि को दबा दिया गया है, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। और आज आप जैसे कांग्रेस में भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगते हैं, जो बीजेपी के पास एक मुद्दा भी है कि भ्रष्टाचार का बातें बहुत सारी आ रही है। महादेव सट्टा ऐप हो गया, शराब घोटाला हो गया, कोल घोटाला हो गया, डीएमएफ घोटाला हो गया। इस तरह से जो घोटाले निकल के एक मन मस्तिष्क पे बातें आ रही। दूसरा बीजेपी की स्ट्रेटजी है अभी राम मंदिर को लेकर है, और जो हिंदुत्व के जो प्रचार प्रसार है उसको लेकर है। 370 वाली बात हर जगह रखी जा रही है। महतारी वंदन योजना जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से विधानसभा में असर डाला था चुनाव में, वो, और किसानों को जो 3100 रुपये समर्थन मूल्य, ये सारी चीज़ें लोकसभा में स्थायित्व रखती हैं कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे, आपका कहना वाजिब है। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत आदमी की छवि और आदमी के संपर्क को देखा जा रहा है, जो कि संतोष पांडे का नहीं, और भूपेश बघेल जी यहाँ के नहीं हो के भी उनका जो संपर्क है हर आदमी से व्यक्तिगत तौर पे लगा हुआ है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। और वो जब जब राजनांदगांव आए, मतलब जो भी आदमी मिलना चाहे बिल्कुल दिल खोल के मिले, ये मैं देखा हूँ आँख से। भूपेश बघेल जी की बात? जी, भूपेश बघेल जी। जो भी आदमी मतलब मिलना चाहता है या कुछ काम से परेशान है तो उनकी बात को सुने और उनसे मिले। भूपेश बघेल जी मतलब बहुत अच्छा एक मतलब कहना चाहिए जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह भरपूर किया है। और लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि अभी मोदी लहर या मोदी आंधी है, तो उसमें ऐसा होगा कि चलिए मान लीजिए एक आध सीट चलिए भूपेश बघेल जी की एक ऐसी बात रख लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन प्रदेश में ऐसा लगता है कि अभी भी कांग्रेस को संघर्ष बहुत बड़ा है, और बहुत संघर्ष के बाद अगर कहीं विजय मिल गई तो मिल गई। अभी भी बहुत पशुपेश के हालात हैं। मैं पूरे प्रदेश में बात करूंगा, डंके चोट में राजनांदगांव में अगर भूपेश बघेल की फील्डिंग उनके कार्यकर्ता सही तरीके से कर दिए तो उनको जीत की ओर अग्रसर नज़र देख रहा हूँ मैं। कार्यकर्ताओं में संदेह है क्या ऐसा? नहीं, इस बार भूपेश बघेल को लेकर कार्यकर्ताओं में संदेह नहीं है। हाँ, जरूर गिरीश देवांगन के समय ऐसा था, आधे नाराज थे आधे संतुष्ट थे, लेकिन भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, और उनके साथ मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मतलब जिनसे मतलब कोई मतभेद हो, तो उनका भरपूर लाभ मिलेगा। और हर आदमी दिल से चाहता है अगर भूपेश बघेल जी अगर चुनाव तक भी अगर यहाँ पे कंटिन्यू अपने निवास की व्यवस्था कर लेते हैं तो 25% उनके वोट में इजाफा और हो जाएगा। अच्छा। मैं ये भी बता दूं कि हर आदमी मिलना चाह रहा है, अपना गुस्सा निकालना चाह रहा है संतोष पांडे के प्रति, और भूपेश बघेल जी अगर यहाँ बैठ के चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ मोदी लहर में मोदी सरकार आ भी गई लेकिन राजनांदगांव से भूपेश बघेल जीत जाएंगे। मोदी लहर में भी क्या अंतर रहा है, जैसे पहले के चुनाव का जो जीत हार का अंतर रहा है वो क्या रहा है, और अभी क्या देख पाते हैं, जो सीन है वो क्या देख पाते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पहले मैंने कहा कि 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। अगर अभी कुछ महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसी कंडीशन में अगर मतदाता और उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता भीड़ के काम करें तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ भूपेश बघेल जी यहाँ से 1.5 से 2 लाख वोट से जीतेंगे चुनाव। जैसे कार्यकर्ताओं की आपने बात करी और कुछ जगहों पे कांग्रेस की पैठ है ऐसे बता रहे हैं, तो ऐसा मतलब चुनाव में, पिछले चुनाव में जब हम देखते थे कवर करते थे, कई अंदरूनी जो कांग्रेसी रहते थे, कांग्रेसी फटका मार के रखते थे, लेकिन अंदर से उनकी आवाज़ हम तक आ ही जाती थी। हालांकि वो मीडिया के सामने नहीं बोलते, वो कहते थे कि नहीं हमें तो पार्टी में रह के कोई सहारा नहीं मिला, कांग्रेस में रह के कोई हमको कोई मदद नहीं मिल पाई, तो इस बार तो भैया हम लोग साथ देने वाले नहीं। ये सब बातें आती थी छन के जी। तो क्या इस तरह भी भीतर घात का एक सीन रहेगा कि मतलब जो कुछ कांग्रेसी नाराज भी होंगे, कुछ अंदर दोनों पक्षों में होते हैं, जो भीतर घाती होते हैं, दोनों साइड होते हैं, तो भूपेश बघेल के एंगल से अगर भीतर घातियों की जो बात करी जाए वो क्या हो सकती है?
नहीं, भूपेश बघेल जी के चुनाव लड़ने से पहली बार राजनांदगांव ऐसा होगा कि भीतरी घात का सामना कांग्रेस को नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। भीतरी घात का सामना भाजपा को करना पड़ेगा यहाँ पे। ये स्थिति बहुत विपरीत हो गई है। सबसे पहली बात, हर कार्यकर्ता चाह रहे कि मोदी की सरकार बने, भाजपा का हो या कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट लोग हो। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति एकदम अलग है, जो सीधा सीधा भूपेश बघेल की ओर सबका नज़र है कि भूपेश बघेल जी आए, हमारे साथ रहे, हमारे संपर्क में रहे और उनको इतने ज़्यादा वोटों से जिता के यहाँ भेजे कि केंद्र का जो निर्णय है संतोष पांडे के चुनाव को लेके, वो निर्णय उनको गलत साबित करें। बिल्कुल। क्या ये परिस्थिति आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक बार 2014 का चुनाव हुआ था, उस समय भी मोदी जी की आंधी थी, लेकिन एक सीट भाजपा हारी थी दुर्ग से सरोज पांडे जी की, तो क्या इस बार ऐसी स्थिति देख पा रहे हैं? उस समय सरोज पांडे जी के खिलाफ एक सामाजिक माहौल था। जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है, साहू समाज नाराज था दुर्ग लोकसभा में सरोज पांडे जी को लेके। और राजनांदगांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है भूपेश बघेल को लेके कि कोई भी समाज नाराज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे सामान्य हो, कोई भी जाति वर्ग का आदमी नाराज नहीं है भूपेश बघेल। हिंदुत्व के मसले पे क्या स्थिति है? हिंदुत्व का मसला एक अपने जगह है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत मसला काम कर रहा है। अच्छा। राजनांदगांव में देखा जाए ना तो भाजपा की हार नहीं हो रही, संतोष पांडे की हार हो रही है। ये पत्रकार साहब है और जाहिर सी बात है, हमने कोशिश की कि एक स्थानीय जो पत्रकार रहते हैं वो स्थानीय लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को कवर रोज़ करते हैं, और हम तो दुर्ग से आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ की स्थितियों को, परिस्थितियों को सारा कुछ पहुँचाया। और संतोष पांडे जी के चुनाव लड़ने को लेकर क्या स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और अंतरकलह की स्थितियाँ बन रही हैं, वो भी भाई साहब बता रहे हैं। दूसरी बात, जो भूपेश बघेल है, उनके जो कार्यकाल को यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर वो अभी बंगले लेकर यहाँ रहना शुरू कर देते हैं तो अपनी पीड़ा निकालने के लिए बहुत सारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ेगी और जाकर भूपेश बघेल जी के पास अपनी पीड़ा निकालेगी। तो आगे चुनावी परिवेश में हमारी चारों साइड नज़र बनी हुई है, चारों तरफ हम खबरों में नज़र बनाए हुए। जैसी ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनती है, हम कोशिश करेंगे जनता के बीच भी जाए, नेताओं से भी बातचीत हो जाए, और कई ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो चुनाव का समय है, ये लगातार हमारी खबरें बनी हुई हैं। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम नेशन फर्स्ट ABK है, मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, और कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं राजनांदगांव की स्थिति को लेकर, उन स्थितियों के बारे में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।